अस्सलाम वालेकुम जी, खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम स्पोर्ट्स मैग में। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नजीब और मेरे साथ मौजूद है मेरी को होस्ट मारिया राजपूत। जी जनाब। आज के प्रोग्राम में हमेशा आपको पता है कि स्पोर्ट्स मैग में हम बहुत सारी खबरें लेके आते हैं खेलों के हवाले से। हफ्ते भर की जो खबरें होती हैं वो प्रोग्राम कैसा बनाते हैं। आज के प्रोग्राम में क्या कुछ हम डिस्कस करेंगे उसके हवाले से हम ज़रूर बात करेंगे। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे जो ट्राई नेशन T20 सीरीज चल रही है उसके हवाले से। पाकिस्तान, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड इसमें शामिल हैं। इसके बाद पाकिस्तान की ख़वातीन की टीम जो एशिया कप में उसके हवाले से खबर है उसके ऊपर बात करेंगे। फिर इंग्लैंड की टीम ने दौरा पाकिस्तान का ऐलान किया टेस्ट सीरीज़ के लिए, उसके स्क्वाड के ऊपर थोड़ी नज़र डालेंगे। इसके साथ शाहिन अफरीदी की वापसी की खबर पक्की हो चुकी है जी, उसके ऊपर वो प्रोग्राम का हिस्सा है। हॉकी की खबर एक शामिल करेंगे हम प्रोग्राम में। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट, क्या मसाइल हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के लिए। फिर स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की जो टीम है वो कहाँ तक पहुँची। ये सब खबरें आज के प्रोग्राम का हिस्सा होंगी और इस सब पे बात करने के लिए हमारे साथ आज हमारे मेहमान मौजूद हैं। क्रिकेट एनालिस्ट हैं, क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर हैं और क्रिकेट पे डिफरेंट जो है वो ओहदों पर ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ भी, पाकिस्तान सुपर लीग के साथ भी और डिफरेंट जो लीग्स हैं उनके साथ भी ये काम कर चुके हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मलिक खुर्रम शहजाद अवान साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम, वंस अगेन थैंक्स फॉर कॉलिंग ऑन योर शो। बहुत शुक्रिया। सो इससे पहले कि हम अपने गेस्ट से उनकी राय जानें, मारिया आज आपको अफसोस हुआ एशिया कप में हम बिल्कुल जीते जीते हार गए? बिल्कुल अहमद, जिस तरह से जब मैच पाकिस्तान टीम ने अपनी बॉलिंग कर ली थी तो लग रहा था कि पाकिस्तान टीम ने जिस तरह से बाकी मैचेस जीते हैं तो ये मैच भी बड़ा अच्छे तरीके से पाकिस्तान टीम जीत जाएगी। लेकिन जैसे जैसे वो बॉल्स और जो आपके रन है वो करीब आते गए और फिर लग रहा था कि अगर ये बात जो है वो आखिरी ओवर तक, आखिरी बॉल तक गई तो फिर मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान वुमेंस के लिए वो मैच जीतना, और वही हुआ। ऑल्दो कि मुझे लगता था कि बिस्मा मारूफ और निदा डार की जो उनकी पार्टनरशिप थी उसके बाद ये मैच हारना और ये रिजल्ट आना, वो भी एक रन से, थोड़ा सा डाइजेस्ट नहीं हो रहा। लेकिन कोई बात नहीं, अब यही कह सकते हैं क्योंकि बहुत अच्छा खेली वुमेन्स टीम हमारी। चलो जी, इस पे मजीद भी हम बात करेंगे। सबसे पहले जो ट्राई नेशन सीरीज आज उसका मैच खेला गया, जो एक रस्मी कार्रवाई आप कह सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड पहले ही फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए थे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मैच हुआ। बांग्लादेश ने एक अच्छा टोटल सेट किया था, 173 फॉर 6 इन द 20 ओवर्स, जो कि एक बांग्लादेश के नुक्ता निगाह से जो स्ट्रगल कर रहे थे इस टूर्नामेंट में, एक अच्छा टारगेट सेट हुआ। फिर पाकिस्तान ने समहाउ उसको चेस किया। इस पर बहुत सारे नुक्ता निगाह हैं, मुख्तलिफ लोग सोशल मीडिया पे डिफरेंट आरा का इजहार कर रहे हैं। हम जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं इनसे इनकी राय जानने की कोशिश करते हैं कि ये इस मैच को किस नुक्ता निगाह से देख रहे हैं। अच्छा खुर्रम शहजाद साहब, ये बताइए कि पाकिस्तान ने इसको चेस भी किया है। इससे पहले कि हम चेस पे मजीद बात करें, एक बड़ी बहस चल रही है स्ट्राइक रेट को लेके, बाबर और रिजवान की स्ट्राइक रेट को लेके। इसमें दो नुक्ते लोग रखते हैं सामने कि जी स्ट्राइक रेट कम है, इससे बेहतर हो सकता है, इससे बेहतर होना चाहिए। और लेकिन जो दूसरी तरफ कुछ आदाद शुमार अगर हम देखें तो जब ये जोड़ी खेलती है या लंबा खेलती है तो ज्यादातर मैचेस में पाकिस्तान जीता है। तो आपका क्या इसमें नुक्ता निगाह है कि क्या ये जोड़ी बिल्कुल ठीक खेल रही है या इसमें कुछ बेहतरी की गुंजाइश है? देखिए, सबसे पहले जहाँ तक आपने बात की स्ट्राइक रेट्स के हवाले से, स्ट्राइक रेट जो पाकिस्तान का तो उस हवाले से देखा जाए तो नहीं अच्छा है, क्योंकि आप जो स्टार्टिंग के पावर प्ले उसको सही तरह से यूटिलाइज नहीं कर रहे। फिर दूसरा ये है कि आपका स्ट्राइक रेट देखें, इंग्लैंड के खिलाफ थोड़ा सा इन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया था, स्पेशली बाबर ने जब 100 किया था, 87 किए थे। अभी भी देखा जाए तो उनका स्ट्राइक रेट जो है 123, 124 के उसमें जा रहा है। और सेकेंडली ये है कि आज भी पार्टनरशिप बहुत अच्छी, नो डाउट कि पाकिस्तान ने 101 की पहली पार्टनरशिप हुई, पहली विकेट की, फिर खिलाड़ी आउट हुए। इसके अलावा आप देखे जाए तो कॉम्बिनेशन जो है अगर लेफ्ट और राइट का हो तो इससे ये है कि पावर प्ले को सही यूटिलाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा कमी महसूस की जा रही है वो आपके फ़खर ज़मान की। अगर फ़खर ज़मान आएँ, ओपन करें, और आपको पता है कि स्पेशली T20 के बहुत अच्छे प्लेयर हैं, T20 फॉर्मेट में जो है लाहौर कलंदर से भी बहुत अच्छे खेलते हैं, तो उनके होने से ये कि पावर प्ले को सही यूटिलाइज़ कर सकते हैं, पाकिस्तान का पावर प्ले में स्ट्राइक रेट पर जा सकते हैं। राइट। अच्छा, इसी से एक जुड़ा एक और सवाल है। अगर मिसाल लीजिए कि फ़खर ज़मान फिट हो जाते हैं या एक ये तरीका अपनाया जाए कि फ़खर ज़मान को ओपन पे ले आया जाए, तो किसकी जगह आपके ख्याल में आना चाहिए? और अगर वो जिसकी जगह आए फिर उसको कहाँ पर बैटिंग करनी चाहिए? फ़खर ज़मान को और मोहम्मद रिजवान को ओपनर आना चाहिए अगर फ़खर ज़मान फिट हो जाते हैं, आ जाते हैं स्क्वाड में। और वन डाउन पोजीशन पे थे वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर जो हैं वो आपके बाबर आजम है। राइट। बिल्कुल सही है। तो मारिया, मैं आपकी भी राय जानना चाहूँगा। मेरी अहमद, जिस तरह से हमने लास्ट शो में बात भी की थी, हम थोड़े से स्टैट्स के ऊपर हमने लास्ट शो में भी बात की थी,
तो मुझे लगता है कि ये हमारा जो ओपनिंग पेयर है, ऑल्दो हम एज अ क्रिकेट फैन पाकिस्तान में बहुत सारे लोग इसको क्रिटिसाइज भी करते हैं, स्ट्राइक रेट की बात भी करते हैं, बट जब हम दुनिया की बात करते हैं तो वो इस हमारी ओपनिंग जोड़ी को सराहते भी हैं, हमसे ज़्यादा उनको अप्रिशिएट भी करते हैं और इनसे डरते भी हैं उस तरह से। तो मुझे लगता है कि हमारी ये ओपनिंग जोड़ी जो है वो परफेक्ट है, क्योंकि अगर आप देखें फ़खर जमान को, तो फ़खर जमान ने पूरा एशिया कप, ऑल्दो वो इंजर्ड हो गए लेकिन पूरे एशिया कप में वो फ्लॉप रहे। फिर उसके बाद उन्होंने जो उन्होंने मिस फील्ड भी बहुत ज़्यादा की थी। तो अभी हमारी जिसे कहते हैं ना कि वो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है हमें, हम एज अ नेशन, क्या वो टीम में नहीं है तो हमें उनकी याद आ रही है कि नहीं फ़खर जमान को टीम में होना चाहिए और फ़खर जमान जो है बहुत अच्छे प्लेयर हैं, जबकि वही लोग हैं जो कि एशिया कप में जब वो फ्लॉप हुए थे तो बहुत सारे लोग उनको क्रिटिसाइज भी कर रहे थे। तो अगर बाबर और रिजवान में से कोई जल्दी भी आउट हो रहा था, जो कि हमने देखा कि बाबर पूरा एशिया कप जो है वो जल्दी आउट हुए हैं, तो फिर भी फ़खर जमान उनके पास ओवर्स भी होते थे, पावर प्ले में भी वो आते थे, फिर भी जो है वो उस तरह से अपनी प्रेजेंस शो नहीं कर सके। तो मुझे लगता है कि ये वाला जो हमारा ओपनिंग पेयर है वो बेस्ट है। सही, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आज बांग्लादेश की बहुत अच्छी एक पार्टनरशिप लगी, यानी शुरू में वो स्ट्रगल कर रहे थे, फिर शकीब और जो उनके साथ लिटन दास हैं, इन दोनों के दरमियान एक बड़ी ज़बरदस्त पार्टनरशिप हुई। ये लिटन दास ने 69 और 68 रन शकीब उल हसन ने बनाए, जो पार्टनरशिप जो इनको मैच में काफ़ी ऊपर लेकर आई। लेकिन फिर भी समाओ एक टाइम पे लग रहा था कि बांग्लादेश ने जो स्कोर किया इससे ज़्यादा आगे निकल जाएंगे, लेकिन आखिर के डेथ ओवर अच्छी बॉलिंग पाकिस्तान ने कम बैक किया, स्पेशली वसीम जूनियर ने जिस तरह से लास्ट ओवर किया था। अभी आप देखिए कि शाहीन अवेलेबल नहीं है, हारिस रऊफ को आराम दिया गया। आप समझते हैं कि एक लिहाज से थोड़ा पॉजिटिव साइन भी है कि कुछ बॉलर्स के ना होते हुए भी आपके कुछ जो कम एक्सपीरियंस वाले बॉलर भी स्टेप अप कर रहे हैं? देखिए, अपकमिंग जैसे आपको पता है कि वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप से बिफोर ये ट्राई नेशन सीरीज़ होना बहुत अच्छा एक साइन है, और स्पेशली पाकिस्तानी टीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। डेप्थ ओवर में आप देखा जाए तो पाकिस्तान के पास अच्छे पेसर्स हैं। हालांकि आज हारिस रऊफ को उन्होंने रेस्ट दिया है, तो उन्होंने बहुत अच्छा बॉलिंग की है वसीम जूनियर्स ने जो है। और पाकिस्तान का फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ है कि पाकिस्तान के पास एट ए टाइम स्क्वाड के अंदर 145 प्लस बॉल करने वाले 3 से 4 बॉलर इस वक्त मौजूद हैं। और शाहिनशाह अफरीदी के हवाले से भी गुड साइन है कि वो उन्होंने रिकवर कर लिया अपने आप को, और वर्ल्ड कप में इंशाल्लाह वो भी आपको नज़र आएंगे। अच्छा, वर्ल्ड कप की बात चल रही है, बहुत ज़्यादा चॉइस आ गया। कभी कभी कहते हैं कि ज़्यादा जो चॉइस होती है वो थोड़ी सी दर्द सर भी बन जाती है कि किसको खिलाएं और किसको बाहर करें। आपके ख्याल में अभी देखिए, जैसे शाहीन आ जाएंगे, फिर नसीम भी होंगे, फिर हसनैन भी होंगे, वसीम जूनियर भी होंगे, हारिस रऊफ भी होंगे, आपके ख्याल में पाकिस्तान के जब इतने सारे 5 बॉलर की चॉइस होगी तो वो कौन से ऐसे 3 होंगे जो पाकिस्तान के फर्स्ट चॉइस होंगे आपके ख्याल में? देखिए, नसीम शाह उन्होंने जैसे डेब्यू किया अगेंस्ट इंडिया, आपको पता है कि अपनी सेकंड बॉल पे उन्होंने आउट किया और उन्होंने एक अलार्मिंग कॉल दी है। टेस्ट में तो उन्होंने वैसे ही हैट्रिक की थी, वनडे में भी उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की, और आते के साथ ही उन्होंने कमी को फुलफिल किया। स्पेशली आपको पता है शाहीन शाह जो मौजूद नहीं थे एशिया कप के अंदर, तो यही था कि लोगों को डाउट था कि अब पाकिस्तान का जो है पेस अटैक जो है ना थोड़ा कमज़ोर पड़ जाएगा, पर उन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छा आते के साथ ही उसको कवर अप किया। नसीम शाह, शाहिनशाह अफरीदी, स्टार्टिंग फास्ट बॉलर के अटैक पेस अटैक होने चाहिए। फिर आपके पास बैक पे देखें हारिस रऊफ मौजूद हैं, चॉइस तो आपके पास हसनैन की भी है, वसीम जूनियर की भी है, और अभी एक नाम में मेरे जहन से भी निकल गया था, शाहनवाज दहानी। तो एक पाकिस्तान एक ऐसा नाज़रीन एक ज़रखेज़ खिता है ख़ासतौर पे फास्ट बॉलिंग के हवाले से कि अब अच्छा मज़े की बात ये व्यूअर्स, पाकिस्तान की क्रिकेट बड़ी ग्रो कर गई। पहले होता ये था कि आपको जो फास्ट बॉलर का कंसेप्ट होता था तो पंजाब की साइड से आपको बॉलर्स मिलते थे, कराची की तरफ से आपको ज़्यादा अच्छे बैट्समैन मिलते थे, लेकिन अब क्रिकेट फैल गया। अब आप देखिए शाहनवाज दहानी जो हैं वो आपके लाड़काना वाली साइड से हैं, हसनैन हैदराबाद वाली साइड से आते हैं, फिर आपको KPK से जो बहुत ज़्यादा फास्ट बॉलिंग की बेल्ट मिल रही है, हारिस रऊफ जो है वो इस्लामाबाद से उनका ताल्लुक है। तो ये बड़ा एक पॉजिटिव साइन है। तो आप ये समझते हैं कि ये बड़ा अच्छा हुआ है पाकिस्तान की क्रिकेट में कि क्रिकेट फैल गई है, ग्रो कर गई, और उन खितों से भी अब आपको खिलाड़ी मिल रहे हैं या खास फास्ट बॉलर्स जहाँ पहले इतनी क्रिकेट नहीं होती थी? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन है। स्पेशली आप देखें जो बैकवर्ड आपके एरियाज़ हैं, इंटीरियर, लाड़काना से शाहनवाज दहानी आए हैं, पाकिस्तान के स्क्वाड में आए हैं। हैदराबाद से जो कि बहुत ही कम प्लेयर्स आए थे पहले, फैसल अतर थे जिन्होंने इंटरनेशनल खेली थी, फिर अंडर 19 के कैप्टन रहे थे, अजीम घुमन, शर्जील खान आए थे, फिर रिजवान अहमद थे, फिर उनके आगे से भांजे जो है नुमान अली। और ये इत्तेफाकी बात है 4-5 प्लेयर जो हैं, जब मैं हैदराबाद से खेलता था तो हम साथ भी खेले हैं। फिर सेकेंडली ये कि अब आप देखें जो अब पाकिस्तान की टीम के अंदर इस वक्त पेस अटैक है, उसके अंदर मल्टीपल चॉइस है, और जो जिस तरह से ये अब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ये बिफोर वर्ल्ड कप, ये बहुत अच्छा साइन है। अच्छा साइन है। अच्छा, मैं मारिया को भी इंक्लूड करूंगा बीच में। मारिया
अब आप क्या समझती हैं, एक अवामी, एक देखें ना, एक अवामी राय एक अवामी होती है, अवाम की अपनी एक सोच, एक ख्वाहिशात होती हैं, तो बड़ी एक सोशल मीडिया पे हम देखते हैं कि पोस्ट चल रही हैं जी कि शर्जील खान को आप क्यों नहीं शामिल कर रहे हैं, शर्जील खान को शामिल कीजिए। वो हैदराबाद का जिक्र आया, वैसे तो वो भावलपुर से हैं लेकिन चूंकि उनकी फैमिली सेटल हो गई थी हैदराबाद, तो वो वहीं से खेले। तो आपके ख्याल में वाकई शर्जील खान आने से कोई फ़र्क पड़ सकता है, या एक जो दूसरा नुक्ता निगाह लोगों का ये है कि शर्जील खान चूंकि अब उतने फिट नहीं है, तो शायद वो शर्जील खान जो पहले फिट थे उनमें और इस शर्जील खान में थोड़ा सा फर्क है। आप इस हवाले से क्या कहती हैं? मेरा वो जो आप कह रहे हैं ना, एक दूसरा नुक्ता नजर है कि वो फिट नहीं है, तो मेरी राय उस तरह से है कि अगर शर्जील खान अपने आप को फिट करते हैं, फिट रखें, दोबारा से फिटनेस को जो है वो रिटेन करें, और फिर पाकिस्तान टीम है, फिर कोई मसला नहीं है। लेकिन मसला ये है अहमद कि अगर वो 50-100 रन कर देते हैं एक मैच के अंदर और 2-3 कैचेस छोड़ देते हैं, 2-3 फोर्स करा देते हैं, तो फिर वहां पे जो है ना वो मसला आ जाता है। कभी कभी एक कैच भी ना पूरा मैच कॉस्ट कर जाता है। तो वो जो फील्डिंग, जब एक प्लेयर इतना हैवी होगा वो इस तरह से फील्डिंग में जान नहीं मार सकता। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे देख के तो नहीं कह रही? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं पूछना लाजमी था मुझे ना। तो फिर जो है उनके लिए थोड़ा सा फील्ड में जान मारना थोड़ा मुश्किल है। विद द बैट ही इज डूइंग वेल, अपनी फिटनेस पे थोड़ा सा काम करेंगे तो पाकिस्तान टीम में हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, यही मैं खुर्रम शहजाद अवान साहब से भी जानना कोशिश करूंगा। ओवरऑल जैसे हम शर्जील की बात करते हैं, थोड़े से बल्की हैं, या आज़म खान की बात करते हैं, बिलाशुबा इनके बैटिंग की सलाहियत पे तो कोई शक की बात नहीं है, ये अपने आप को मनवा चुके हैं। लेकिन आप समझते हैं कि थोड़ा सा इनको अपने आप को मजीद फिट करने की ज़रूरत है, या इस तरह से भी बिल्कुल ठीक है? आपका क्या ख्याल है इस हवाले से? नहीं, देखें, आपको पता है कि मैं एक फ़िटनेस इंस्टीट्यूट से भी मुंसलिक हूँ, ऑलरेडी उसको हेड कर रहा हूँ, लार्जेस्ट जिम इन पाकिस्तान है। तो फिटनेस तो हर हाल में फिटनेस, इवन आप स्पोर्ट्समैन हो या आप नॉर्मल रूटीन में आपकी नॉर्मल लाइफ हो, फिटनेस बहुत ज़रूरी है। स्पेशली जो क्रिकेट है, छक्का और चौके मारना गेम नहीं है। आपने सिंगल डबल से भी मैच को बनाया जा सकता है। फिर दूसरा ये कि फील्डिंग एस्पेक्ट्स में, स्पेशली फील्डिंग जब आप करते हैं तो आपकी फ़िटनेस बहुत उसमें इम्पैक्ट करती है। अच्छे फील्डर्स होना और फिट फील्डर होने से आपका 15 से 20 रन का वैसे डिफरेंस आ जाता है। अब जॉन्टी रोड्स की एग्जांपल आपके सामने है, एबी डिविलियर्स की आपके सामने एग्जांपल है, रिकी पॉन्टिंग की, ये फिटेस्ट तरीन जो फील्डर्स भी थे और बहुत अच्छे एथलीट्स भी थे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसी गुफ्तगू को आगे लेके चलते हैं, थोड़ा पाकिस्तान की बॉलिंग के बाद पाकिस्तान की बैटिंग पे बात कर लेते हैं। आज जब स्टार्ट हुआ तो ऐसे लग रहा था कि हम थोड़ा सा सुस्त रवि चेज़ में थोड़ा सुस्त जा रहे हैं, थोड़ा स्लो जा रहे हैं, ऐसा महसूस होता था। रिजबान से कनेक्ट नहीं हो रही थी बॉल। बाबर ने कुछ ओवर के बाद जो है वो रन रेट उनका बेहतर था, स्ट्राइक रेट काफ़ी बेहतर था, रन रेट 10 के पास या उससे थोड़ा सा ऊपर चला गया। लेकिन फिर नवाज आए तो उन्होंने बिल्कुल यानी कि सारे दुख धो दिए। तो अब सवाल बुनियादी तौर पे ये है कि आपको क्या लगता है कि जिस तरह से हमारे ओपनर्स काफ़ी वक्त लेते हैं और थोड़ा हमेशा ये लगता है कि रिक्वायर्ड रेट से थोड़े सा स्लो चल रहे हैं, क्या ये तरीका जो उनका है ये बिल्कुल दुरुस्त है आपके ख्याल में, या इसमें कोई बेहतरी हो सकती है? देखें, स्पेशली जो मॉडर्न नीड ऑफ टाइम है इन T20 क्रिकेट, जब आपके पावर प्ले होते हैं उसको तो आपने प्रॉपर यूटिलाइज़ करना है, तो उसमें थोड़ी सी स्ट्रैटेजी को चेंज करना पड़ेगा। देखें, अभी फ़िलहाल आपके पास चॉइस नहीं है। जैसे थोड़ी देर पहले मिस मारिया ने भी कहा है कि इस वक्त जो है बहुत अच्छा प्लेयर जा रहा है, तो उसी को अगर कंटिन्यू करना चाह रहे हैं तो ये कि उनको अपने स्ट्राइक रेट पर इम्प्रूव करना पड़ेगा। आपने जाना है तो हर ओवर के अंदर 8 से 9 रन के स्ट्राइक रेट से आप जाएं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं मारिया की भी बीच में राय शामिल करना चाहूँगा। मारिया, ये है कि जो एक स्टैट्स ये कहते हैं कि पावर प्ले से ज़्यादा जो मेन इशू पाकिस्तान की T20 टीम का रहा है, पिछले अगर हम कोई 15-20 T20 मैचेस या 2 साल की परफॉर्मेंस की बात करें, सबसे बड़ा मसला में तब आता है जब 7 से 15 ओवर, जिसको मिडिल फेज ऑफ द T20 इनिंग्स कहते हैं, जब दायरा खुल जाता है तो वहाँ हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। वहाँ बेसिकली हमारा रन रेट डिप कर जाता है बहुत ज़्यादा, जहाँ पे अक्सर हम चेज में फंस जाते हैं। आपको क्या लगता है कि जब पावर प्ले हमारे ओपनर खेल रहे हैं तो इनको थोड़ा सा इनमें से कम किसी एक को थोड़ी सी ज़्यादा तेज़ खेलना चाहिए? किस तरह से हल हो सकता है ये मिडिल ओवर्स का इशू हमारा? अच्छा अहमर, जो हम मतलब अगर हम पीछे कुछ मैचेस को एनालाइज करें तो वो इस तरह से रहा है कि रिजवान थोड़ा सा एक्सेलरेट करते हैं स्टार्ट में, और फिर जब बाबर आजम थोड़े से सेट हो जाते हैं तो बाबर आजम फिर जो है वो एक्सेलरेट करते हैं और फोर्स और सिक्सेस की तरफ जाते हैं। लेकिन बाबर आजम को थोड़ा सा अब और ज़्यादा करना पड़ेगा क्योंकि उनके ऊपर अब बात बहुत ज़्यादा हो रही है। बाबर के बीइंग अ कैप्टन, बाबर को उस तरह से ही इज़ टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले रहे हैं, लेकिन वो एक कंटिन्यूस जो एक क्रिटिसिज्म आ रहा है बाबर आजम के ऊपर कि उनको वन डाउन आके खेलना चाहिए, स्ट्राइक रेट का मसला है, ये एक कंटिन्यूस है। चाहे वो मैच हारे पाकिस्तान या जीते, बाबर आजम के स्ट्राइक रेट के ऊपर बात होती आई है।
तो उसके ऊपर यह है कि बाबर आजम को थोड़ा सा ज़्यादा जो है अपने स्ट्राइक रेट के ऊपर जो है वो करना पड़ेगा। और इस वक्त हम अमर एक लेंगे छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं और अपने प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक जी। और बात हो रही है कुछ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से। अच्छा, बड़ी एक जो वर्ल्ड कप करीब आ रहा है तो जो बहुत दिलचस्प हो रहे हैं मामलात। अच्छा, एक चीज़ ये है कि हमने देखा है कि बाबर आजम के करियर में कि जितना स्लो पिच होता है उनको उतना प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि वो एक ऐसे बैट्समैन हमने देखा है कि जो पसंद करते हैं कि बैट पे अच्छा गेंद है तो वो सिर्फ क्योंकि टाइम करते हैं, ज़्यादा हिट तो मारते ही नहीं है। और ऑस्ट्रेलिया चूँकि आपको पता अच्छी ट्रू पिच है, अच्छा बाउंस आता है, तो तवक्को कई लोग ये कर रहे हैं कि शायद ऑस्ट्रेलिया जाके बाबर आजम कंपेयर टू द अदर रीजन या स्पेशली एशिया के मुकाबले में शायद ज़्यादा बेहतर खेल सकते हैं। आप इस हवाले से क्या कहते हैं? नहीं, बिल्कुल। थोड़ा सा मैं इसका थोड़ा बैकग्राउंड बताऊं। जब बाबर ने अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट स्टार्ट की, आपको पता है इस्लामाबाद से खेले आके, क्योंकि लाहौर इनको उस वक्त ओन नहीं कर रहा था, तो आई वाज अ क्रिकेट एनालिस्ट अलॉन्ग विद हिम। तो रात को ये बैठ के मेरे साथ में वीडियोस वगैरह देखते थे बड़ी लेट आज तक, हम 2-3 बजे तक। फिर दूसरा ये कि इन्होंने वहाँ डायमंड क्रिकेट ग्राउंड पे एक सिल मंगवाई हुई थी जिस पे ये स्पेशली सिर्फ कवर ड्राइव और इसकी शॉर्ट की प्रैक्टिस करते, तो इतनी प्रैक्टिस करते थे कि सिल टूट जाती थी आपके हर दूसरे तीसरे दिन। अच्छा। और फिर तीसरा ये है कि ही इज़ अ मेंटली जो है ना वेरी स्ट्रॉन्ग, और जो ये इमेजिन करते हैं ना तो उस तरह से जाके ये परफॉर्म करते हैं। कह के जाते थे जी 100 करूँगा और 100 करके आते थे, खुरम भाई 100 करूँगा, सुबह 100 होता था। यानी कि हमारे जो गेस्ट खुरम शहजाद साहब का कहना है कि सिर्फ टैलेंटेड ही नहीं, मेहनती भी बहुत है और मेहनत का सिला अल्लाह ज़रूर देता है। मारिया, आपके पास भी कोई सवाल हैं? बहुत सारे। जिस तरह से खुरम भाई ने कहा ना कि वो सिल, तो वो जब साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया की टीम आई थी तो तब भी बाबर आजम जो है उस सिल के ऊपर प्रैक्टिस करते थे। खुरम भाई, मिडल ऑर्डर एक बहुत, जिसे कहते हैं पाकिस्तान टीम का मसला है कश्मीर, उसको कह लें कि सॉल्व होने का नाम नहीं ले रहा। हैदर अली आज फिर फ्लॉप हुए, कंटिन्यूसली फ्लॉप हो रहे हैं, और ये नहीं कि उनको मौका नहीं मिल रहा, अभी मौका कंटिन्यूसली दिया भी गया है। उसके बाद खुशदिल और इफ्तिखार, आप किस तरह से देख रहे हैं इन तीनों को, और फिर आसिफ अली को भी इंक्लूड करने कि पाकिस्तान टीम का मिडल ऑर्डर जो है वो कब परफॉर्म करेगा? देखें, आफ्टर दी मतलब रिटायरमेंट ऑफ मोहम्मद हफीज़, और अगर देखा जाए शोएब मलिक को इंक्लूड नहीं किया तो पाकिस्तान का वाकई कमज़ोर हो गया मिड ऑर्डर। और थर्ड वन यहाँ अगर देखा जाए तो लास्ट भी आपके प्रोग्राम में मैं जिक्र करके गया कि पाकिस्तान एक बहुत अच्छे ऑलराउंडर का भी मिस कर रहा है जिसका नाम है इमाद वसीम। रिसेंटली भी आपने पता है कि वो CPL में उनकी टीम चैम्पियन हुई है और ही वाज द बेस्ट ऑलराउंडर रहे हैं, बेस्ट बॉलर भी रहे हैं। मिडल ऑर्डर में आके वो बहुत अच्छा परफॉर्म भी करते थे, रन्स भी कर देते थे, और स्टार्टिंग की जो ओवर्स जो करते थे आपको पता है नए बॉल से बहुत ज़बरदस्त बॉल करते थे। और अभी जैसे कि सोशल मीडिया और दूसरी ट्रेंडिंग भी चल रही है कि शोएब मलिक ही शुड बी इन द स्क्वाड, एज इज़ जस्ट अ नंबर। अगर देखा जाए तो स्टिल ही इज़ अ वेरी सुपर फिट। कंपेयर किया जाए, आपने डोमेस्टिक में रिसेंटली उनकी परफॉर्मेंस भी देखी है, KPL में आप खुद भी वहाँ मौजूद थे, फिर उसके बाद जो नेशनल T20 हुआ है उसमें बहुत अच्छी उनकी परफॉर्मेंस रही है, और अगर कोई सिलसिला बनता है तो इनको ज़रूर आना चाहिए। अच्छा, मेरे 2 सवाल इसी आपके जवाब के उसमें। एक, इमाद वसीम जैसे मोहम्मद नवाज मौजूद हैं, तो आप समझते हैं कि नवाज के होते हुए फिर इमाद कैसे एडजस्ट होंगे प्लेइंग 11 के अंदर? मतलब एक तो ये मेरा आपसे छोटा सा सवाल है, और साथ में दूसरे सवाल का जवाब भी दे दीजिएगा। लोग ये कहते हैं कि शोएब मलिक जो हैं उनका एशिया से बाहर इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, खासतौर पर उनको फास्ट बॉलर पर प्रॉब्लम होता है। क्या ये वजह तो नहीं है कि शोएब मलिक को स्क्वाड से दूर रखा हुआ है? नहीं, अगर देखा जाए तो ओवरऑल T20 का जो उनका एक्सपीरियंस है, सबसे ज़्यादा T20 की लीग्स वगैरह जो है शोएब मलिक ही खेलते हैं। जो जस्ट नेम कौन सी लीग है एक्सक्लूडिंग IPL, दुनिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड वो खेल रहे हैं। IPL का भी पैसे पहला एडिशन खेले? हाँ जी, बिल्कुल खेले थे। मैं अब एक्सक्लूडिंग, हाँ जी, देखिए अब तो 11 एडिशन हो चुके हैं, मैं तो फर्स्ट की मैं बात कर रहा हूँ, तो 11 साल के बाद बड़ा एक गैप होता है। ओवरऑल देखा जाए तो उनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। फिर थर्ड वन ये कि वो लास्ट जो ओवर होते हैं उसको बहुत अच्छा यूटिलाइज़ करते हैं, पावर हिटर हैं और लॉन्ग हैंड यूज़ करते हैं। फिर थर्ड वन ये है कि आपने बात की इमाद वसीम और इनके कंपैरिजन की। देखें, इमाद वसीम जो नए बॉल से बॉल करता है उसकी बॉल एक स्किट होके आती है। फिर थर्ड वन के सेकंड वन के बैटिंग बहुत अच्छी करते हैं। जैसे अभी हम कंपेयर कर रहे हैं कि मिडिल ऑर्डर में जैसे कमी महसूस हो रही है, अभी हमने इसको यूटिलाइज़ किया पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने हैदर अली को। बेसिकली हैदर अली देखा जाए तो ही इज़ अ ओपनर, जेन्युइन ओपनर। इनको एक्सपेरिमेंट अगर करना था तो इनको एज ए ओपनर ही लेगी कि एक आध मैच में इनको देते चांस देते, जैसे इन्होंने पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी है एज ए ओपनर। पे अगेंस्ट इंग्लैंड जो सीरीज़ खेले थे उसमें 50 भी की, जहाँ से इनका बहुत ऊपर नाम गया। अंडर 19 में जो इन्होंने परफॉर्म की थी, टॉप रन स्कोरर थे पाकिस्तान की तरफ से, जिसकी से
पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा बने थे। तो ये थोड़ी सी अलार्मिंग कॉल है कि आपकी आसिफ अली और इफ्तिखार परफॉर्म नहीं कर रहे। अच्छा, इसी से जुड़ा एक और बड़े मज़े का सवाल है। एशिया कप जो है उसमें एक बड़ी ये चीज़ सामने उभर के आई और तनकीद भी बहुत सारे हलकों से हुई कि ओपनर्स को छोड़ के पाकिस्तान का जो मिडिल ऑर्डर है वो उन्होंने जो फिक्स पेपर के ऊपर नंबर रखे होते हैं, पाकिस्तान वो बैटिंग ऑर्डर उसके ऊपर जाता है। हालांकि आपको बैटिंग ऑर्डर फिक्स नहीं करना चाहिए ओपनर्स को छोड़ के, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन शफल करना भेजना चाहिए जी। हम एशिया कप में ये गलती करते रहे कि हम वो बैटिंग ऑर्डर को फॉलो करते रहे, इस वजह से हम कई मैचेस में फंस गए। यानी कि आपने इफ्तिखार को भेजा तो दोनों रिजवान इफ्तिखार फाइनल में इकट्ठे हो गए, दोनों ने बहुत ऊपर रन रेट हाथ से निकल गई। इस तरह मल्टीपल मैचेस में एशिया कप में हुआ और बहुत सारे इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में भी कुछ मैचेस में हमने देखा। अब बड़ा मजे का एक नंबर है मेरे पास, नंबर वो ये है कि पाकिस्तान ने इस बीच में जब भी बैटिंग ऑर्डर को फॉलो नहीं किया है रिसेंटली, अगर हम एशिया कप से फॉलो करना शुरू करें तो पाकिस्तान ने 5 में से 4 मैचेस में पाकिस्तान ने वो मैचेस जीते हैं। सिर्फ एक फेलियर हुआ है, 4 में जीते, यानी कि शादाब को कहीं प्रमोट कर दिया, नवाज को इंडिया के खिलाफ अभी इस मैच में प्रमोट किया, शादाब को अफगानिस्तान के खिलाफ प्रमोट किया, रिसेंटली अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में प्रमोट किया तो उन्होंने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली थी। तो आपको लगता है कि जो शादाब और नवाज की स्पेशली प्रमोशन है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, वो अब पाकिस्तान ने जब जब अडॉप्ट किया रिसेंटली पाकिस्तान को बेहतर नताइज मिले? देखें, बेसिकली इज़ अ बॉलिंग ऑलराउंडर दोनों जो हैं, नवाज और शादाब ने तो अपने आप को बहुत अच्छा ग्रूम किया है, एज वाइस कैप्टन भी जा रहे हैं, प्लस इन्होंने अंडर ये जो इस्लामाबाद यूनाइटेड से जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी हैं, खुद ऊपर आके खेले हैं, तो वहाँ पे कैप्टनशिप भी कर रहे थे, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो इनको भी एक्सपेरिमेंट के तौर पे, जैसे भी इन्होंने पिछले मैच में आपने बात की न्यूजीलैंड के खिलाफ 40+ की हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो इनको यूटिलाइज करना चाहिए आगे भी। आगे भी। जो मारिया की भी राय ले लेते हैं। मारिया, ये बताएं, इफ्तिखार अहमद का तो चलें एक आप ठीक है, अच्छा चलें मारिया की तरफ हम चलेंगे, इनसे बात भी, इनकी राय भी लेंगे। जरा हमारे पास इस बीच में आ गए कॉलर, और कॉलर भी शामिल करना बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहाँ से, नाम बताइए। का जी कॉल कट गई, मैं मारिया की राय लेता हूँ। मारिया, इफ्तिखार अहमद की थोड़ी सी जगह वो कहते हैं ना कि थोड़ी सेफ होने लग गई है, क्योंकि वो उन्होंने रिसेंटली इंग्लैंड के खिलाफ भी कुछ मैचेस में ऑफ स्पिन बहुत अच्छी की, और इस वक्त हमारे पास स्क्वाड में कोई दूसरा ऐसा प्लेयर नहीं है जो ऑफ स्पिन कर सके, क्योंकि बाएं हाथ के प्लेयर आपको मिल रहे। तो शायद लगता है ऐसे है कि इफ्तिखार अहमद इसकी प्लेस जो है सेफर कंपेयर टू अगर हैदर अली या खुशदिल शाह की बात की जाए। अब मैं आपकी राय जानना चाहूंगा कि आपको एक चॉइस दी जाए कि फखर जमान के वाले से, ये बात तो पक्की, हम पाकिस्तान की हिस्ट्री जानते हैं जी, वर्ल्ड कप में हमेशा वर्ल्ड कप से पहले 1 या 2 नाम जो मेन स्क्वाड में नहीं होते वो आते हैं, ये पाकिस्तान की तारीख है। तो मैं मारिया को जानना चाहूंगा कि फखर जमान अगर आए मेन स्क्वाड के अंदर तो आपका क्या ख्याल है, क्या वो हैदर अली की जगह आने चाहिए या खुशदिल शाह की जगह आने चाहिए? आई थिंक हैदर अली और खुशदिल दोनों ने पूरी कोशिश की है कि उनकी जगह पे वो आए, लेकिन आपने देखा लास्ट मैच में जिस तरह से लास्ट मैच जो खुशदिल खेले थे लाहौर में, जब वो काफ़ी ज़्यादा पर्ची के नारे भी लगे, तो उसके बाद से ही इज़ वेरी हार्ट ब्रोकन। हैदर अली ने इस सीरीज़ में भी उस तरह से इतना तो परफॉर्म नहीं किया, खुशदिल की निस्बत हैदर को ज़्यादा चांसेस मिले न्यूजीलैंड में। तो कुछ भी हो सकता है, पाकिस्तान क्रिकेट है, बट आई थिंक कि हैदर अली जो है ना उनकी जगह पे आएंगे। अच्छा, एक सवाल और भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और कई हलकों में वो एक सर पकड़ रहा है सवाल कि जी ऑस्ट्रेलिया में आपको एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर प्रॉपर चाहिए होगा, जो कि आपके बीच में कुछ ओवर आपको करके देगा और लोअर ऑर्डर में जाके आपको हिट करके देगा। ऐसा नाम तो एक ही में अभी इस वक्त जो कि सेटल नाम है वो फ़हीम अशरफ का नाम है। आप समझते हैं कि फ़हीम अशरफ की जो जगह है वो कहीं ना कहीं बनती है स्क्वाड के अंदर? देखिए, जिस तरह से अभी पाकिस्तान का जो स्क्वाड है, स्पेशली आपके पास फास्ट बॉलिंग के तो माशाल्लाह बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है, और जिस तरह से इसने अपने आप को अभी ग्रूम किया अगेंस्ट परफॉर्मेंस दी है, क्या नाम है, अफगानिस्तान के नसीम शाह ने, तो उसने भी ये बता दिया है कि इज़ नॉट ओनली अ बॉलर, इज़ ऑलराउंडर एज वेल। अच्छा, बिल्कुल ठीक है, राइट। चलें इस बातचीत को मजीद आगे लेके चलेंगे। फाइनल की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पाकिस्तान ने फाइनल खेलना है न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो इस फाइनल में पाकिस्तान की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्योंकि हम फाइनल या सेमीफाइनल में रिसेंटली अगर देखें हमको हमारा रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, बड़े स्टेजेस पे जाके थोड़ा क्रम्बल कर जाते हैं पाकिस्तान। अगर हम पिछली 2 दहाइयाँ भी देख लें तो जो 5 मैचेस सीरीज होती थी तो उसमें जो 2-2 हम बराबर हो जाता था, तो 5 पे ओडीआई हम नॉर्मली हार जाते थे, बड़ा अरसा ये लंबी स्ट्रीक चलती रही। फिर हम आप देखिए कि बड़े स्टेजेस के ऊपर हम कई बार सेमीफाइनल में पहुंचे हैं या फाइनल में,
हम हमेशा हार जाते हैं सिवाय कुछ टूर्नामेंट्स को छोड़ के। एक चैंपियंस ट्रॉफी का हम फाइनल जीत गए, उसके बाद आप देखें हम 2012 में सेमीफाइनल में श्रीलंका से हार गए, हम 2015 का क्वार्टर फाइनल हार गए, 2019 में चले हम नहीं पहुंच पाए अनफॉर्चुनेटली, 2021 का भी वर्ल्ड कप है इसका हम देखें सेमीफाइनल में हम हार गए, अभी एशिया कप के फाइनल में हम हार गए। तो हम बड़े स्टेजेस में अगर पहुंच भी जाएं तो बड़े मैच में हम 99 के वर्ल्ड कप का हाँ, फाइनल 99 सुपरस्टार थे पाकिस्तान की टीम में, 96 वाला क्वार्टर फाइनल हम हार 96 वाला। गए। तो अगर हम इस जनरेशन को भी चले देख लें, क्यों हम बड़े स्टेजेस के ऊपर आकर क्या प्रेशर होता है, क्रम्बल कर जाते हैं, उस दिन स्ट्रैटेजी ठीक नहीं होती, क्या वजह हम नहीं कर पाते? देखिए फाइनल इज़ ऑलवेज अ फाइनल। फाइनल का आपको पता है एक साइकोलॉजिकल प्रेशर तो होते ही है, और स्पेशली अभी देखा जाए इन दोनों मैचों में पाकिस्तान ने एक विन किया है, एक हारा है अगेंस्ट न्यूजीलैंड जो है, और सेकंड मैच में तो न्यूजीलैंड ने पाकिस्तानी टीम को टोटली आउट क्लास कर दिया है। और उसमें थोड़ा सा पाकिस्तान को इसके अंदर पावर हिटिंग की तरफ जरूर जाना चाहिए, क्योंकि लास्ट मैच में पाकिस्तान का जो न्यूजीलैंड का एक भी उसमें छक्का नहीं है, और आज के बांग्लादेश के मैच में भी देख लें तो सिर्फ एक ही पाकिस्तान की जो है छक्का है, अदरवाइज़ ये सारे खेलने जा रहे हैं ग्राउंड शॉट्स खेलते हैं। तो पाकिस्तान को इस वक्त सबसे जो मेन ज़रूरत है कि खुशदिल जो है वो फॉर्म में आए, और इफ्तिखार जिस तरह से डोमेस्टिक में इज़ नॉन फॉर इफ्तिखार और आसिफ अली पावर हिटिंग की वजह से वो हैं मशहूर हैं, उनको थोड़ा सा परफॉर्मेंस देनी अच्छा पड़ेगी। खुरम भाई, मैं आपने कहा आसिफ अली जो है वो उसकी पावर हिटिंग की वजह से मशहूर है। 50 मैचेस उन्होंने T20 खेले और अभी उन 50 मैचेस में एक भी उनकी 50 नहीं है, और सब लोग कहते हैं कि फखर आसिफ अली को बॉल ज़्यादा मिलती तो वो ये कर लेता है, जिस दिन उन्हें ज़्यादा बॉल मिलती है वो कुछ नहीं करते। ये बिल्कुल सही आप कह रही हैं कि असल में जब आसिफ अली आए थे, थोड़ा मैं इसका बैकग्राउंड बताऊं कि एक नेशनल T20 जो हो रहा था फैसलाबाद में, तो फैसलाबाद बुल्स से इन्होंने 100 की थी जी डेब्यू पे, तो वहाँ से आसिफ अली जो बहुत प्रमोट हुए, फिर SNGPL से खेले, फिर ऊपर आते गए। फिर दूसरा ये है कि इन्होंने अभी वर्ल्ड कप में भी बहुत अच्छी उन्होंने परफॉर्मेंस दी, आखिर में आपको पता है जिस तरह से उन्होंने मैच फिनिश किया। फिर रिसेंटली भी आप सही कह रही हैं कि इनके 50 मैचेस में 50 नहीं है, ये एक वाकई एक अलार्मिंग कॉल है, ठीक है ना। इस तरह के प्लेयर्स जो है पावर हिटर हैं, इनको अपनी जो नर्वस उसका शिकार हो जाते हैं, मतलब 10 से 11 रन के अंदर, तो इनको मैच को कन्वर्ट करना चाहिए, 30s 40s में जाना चाहिए, मैक्सिमम 40s में जाना चाहिए, स्पेशली T20 में। अच्छा, फाइनल की बात हो रही है हमारे यहाँ, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट व्यूअर्स ये है कि जो न्यूजीलैंड का बैटिंग टेम्पलेट है ना जी, वो पाकिस्तान से मुकम्मल तो नहीं मिलता लेकिन काफ़ी हद तक मिलता है। वो इस तरह से ये एक बैट्समैन पे बहुत डिपेंड करते हैं कि वो स्टार्ट में आएगा, और वो अगर तेज़ खेलेगा तो इनको स्टार्ट अच्छा मिलता है, अगर वो नहीं खेलेगा तो बाकी इनके पास इतने ज़्यादा तेज़ खेलने वाले पहले 10 ओवर में ये इतना तेज़ नहीं खेलते हैं। अगर वो प्लेयर ना चले, उसका नाम फिन एलन है, जिनका 170+ का स्ट्राइक रेट है T20 क्रिकेट में, और फिर चूंकि अब मार्टिन गप्टिल भी अपने बेस्ट डेज में नहीं है, केन विलियमसन इस साल चाहे वो कोई लीग क्रिकेट हो इंटरनेशनल हो, उसमें स्ट्रगल, ठीक है, क्लास अपार्ट, वो किसी वक्त भी अच्छी फॉर्म में आ सकते हैं, लेकिन स्ट्राइक रेट की मद में वो ओवरऑल स्ट्रगल कर रहे हैं। सो मारिया, आपसे पूछना चाहूंगा, फाइनल में उनका जो बैटिंग पैटर्न हमें ये बताता है कि अगर फिन एलन को आउट जल्दी कर लिया जाए तो फिर आप न्यूजीलैंड को काबू कर सकते हैं और ज़्यादा तेज़ खेलने से रोक भी सकते हैं। जैसे अभी लास्ट मैच जो हम न्यूजीलैंड से खेले हारे, तो उसमें सबसे बड़ी वजह ये थी कि फिन एलन, हमने तो स्कोर कम किया ही, लेकिन फिन एलन ने जिस तरह हमारी धुलाई की वो भी देखने के लायक थी। तो आप समझते हैं कि फिन एलन को बैटिंग में काबू किया जाए तो बाकी फिर भी चलो काबू पाना उन पर जरा आसान है? बिल्कुल ऐसा ही है अहमद, जिस तरह से आप पाकिस्तान टीम की भी बात करें तो हमारी ओपनिंग जोड़ी में से अगर दोनों में से किसी एक को आप जल्दी आउट कर लेते हैं तो फिर प्रेशर हमारे पाकिस्तान टीम की बैटिंग लाइनअप के ऊपर आ जाता है। तो वही अगर फिन एलन को जो है वो पाकिस्तान टीम जल्दी आउट करना कर ले, और जिस तरह के वो हमारी वो है कि पहले ओवर में विकेट लेना पाकिस्तान टीम की एक रवायत सी बनती जा रही है, अगर उस रवायत को पाकिस्तान टीम ने बरकरार रखा और उनको आप आउट करने में कामयाब हुए, और फिर जिस तरह से आपने कहा कि विलियमसन भी उस तरह से स्कोर नहीं कर रहे, गप्टिल भी उस तरह से जो है फॉर्म में नहीं है, तो फिर पाकिस्तान टीम के लिए उनको कम रन तक रोकना बहुत आसान हो जाएगा, कम रन्स पे रोकना आसान हो जाएगा। और छोटी सी एक बात पर हम आगे मूव ऑन करेंगे, काफी डिस्कशन हो गई इस सीरीज के ऊपर। आज इफ्तिखार अहमद को सिर्फ एक ही ओवर दिया गया, उन्होंने 7 रन दिए। आप समझते हैं कि कभी कभी ऐसा लगता है हमें बाबर आजम की कप्तानी में कि कुछ बॉलर्स को अंडर यूटिलाइज करते हैं? बिल्कुल, बाबर आजम को इस पर थोड़ा सा वर्क करना चाहिए, स्पेशली जो ऑफ स्पिनर्स हैं, अगर इनको चांस दे रहे हैं तो इनको कंप्लीट कोटा कराना चाहिए, क्योंकि इफ्तिखार ने रिसेंटली आपने देखा है अगेंस्ट इंग्लैंड जो है बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है बॉलिंग में जो है ना। तो इस वक्त पाकिस्तान लैक ज़रूर कर रहे हैं कि पाकिस्तान के पास प्रॉपर कोई ऑफ स्पिनर मौजूद नहीं है, क्योंकि पहले होते थे तो हफीज़ कर लेते थे, कभी शोएब मलिक कर लेते थे, पार्ट टाइम स्पिनर थे,
तो इस वक्त तो पाकिस्तान के पास एक ही चॉइस बनती है इस स्क्वाड के अंदर, वो इफ्तिखार। जी बिल्कुल, इफ्तिखार अहमद, और यही वजह है कि इफ्तिखार अहमद की जो जगह है अपनी वो काफ़ी हद तक इसलिए महफूज हो जाती है क्योंकि वो वाहिद ऐसे बॉलर हैं जो ऑफ स्पिन करते हैं और आपके पास कोई इस वक्त दूसरी चॉइस स्क्वाड के अंदर नहीं है। आज एक अफसोसनाक खबर पाकिस्तानी क्रिकेट के हवाले से इस तरह से कि एशिया कप में पाकिस्तान की खवातीन टीम 1 रन से उसको शिकस्त दी। सेकंड सेमीफाइनल एशिया कप का उसमें श्रीलंकन की वुमेन टीम ने, एक ऐसा टाइम था कि हम कॉन्फिडेंट थे कि यार ये तो मसला ही कोई नहीं, ये मैच तो हम आराम से जीत जाएंगे, और आखिर की जो 13 गेंद थी उस पर 14 रन चाहिए थे और हमारी 5 विकेटें रहती थी, लेकिन वहां से हम कैसे हार गए ये तो इस पे मैं भी बड़ा हैरान हूं। मैं मारिया से पूछूंगा, मारिया कैसे हार गया, आपका क्या ख्याल है, ऐसे भी तो हार सकते हैं? मैं मैच तो नहीं देख रही थी, बट मैं सोशल मीडिया पे उनको फॉलो जरूर कर रही थी और मुझे लग रहा था कि अगर ये मैच मजीद क्लोज होता गया, कि मतलब ओवर्स और बॉल्स सेम होती गई और आखिरी ओवर तक, आखिरी 3 बॉल्स तक ये गेम जाती है, तो फिर पाकिस्तान टीम जो है, पाकिस्तान वुमेन्स टीम जो है वो अंडर प्रेशर आ जाएगी। और मुझे पता नहीं क्यों एक लग रहा था कि अगर आखिरी ओवर तक और आखिरी बॉल्स तक मैच गया तो फिर श्रीलंका ये मैच जीत जाएगा। पहले शुरू में लग रहा था कि पाकिस्तान टीम बहुत अच्छे से इजी, मुझे लग रहा था कि अगर ये मैच मजीद क्लोज होता गया, कि मतलब ओवर्स और बॉल्स सेम होती गई और आखिरी ओवर तक, आखिरी 3 बॉल्स तक ये गेम जाती है, तो फिर पाकिस्तान टीम जो है, पाकिस्तान वुमेन्स टीम जो है वो अंडर प्रेशर आ जाएगी। और मुझे पता नहीं क्यों एक लग रहा था कि अगर आखिरी ओवर तक और आखिरी बॉल्स तक मैच गया तो फिर श्रीलंका ये मैच जीत जाएगा। पहले शुरू में लग रहा था कि पाकिस्तान टीम बहुत अच्छे से इजीली उसको जो है वो चेज कर पाएगी, लेकिन वही बात कि जब आखिरी ओवर तक गेम गई और आखिरी बॉल्स तक गेम गई तो फिर वहां पे पाकिस्तान टीम जो है वो हारी। और पाकिस्तान टीम इस टूर्नामेंट के अंदर बहुत अच्छा खेली है, श्रीलंका को भी हराया, इंडिया को भी हराया। एक थाईलैंड के खिलाफ हम मैच हारे थे, जो कि भी, जिसको हम कह सकते हैं कि इस टूर्नामेंट का एक अपसेट था कि थाईलैंड की टीम ने पाकिस्तान को हराया। लेकिन पाकिस्तान वुमेन्स टीम को भी देखना होगा कि किस इस तरह के मैच में अंडर प्रेशर नहीं होना चाहिए, चाहे मेंस हो या फिर वुमेन्स टीम हो, दोनों टीम जो है वो श्रीलंका से हारी हैं। राइट, श्रीलंका से आ रही है। चलें जी, हम बात करते हैं कुछ डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से और कुछ बात करते हैं डिपार्टमेंट की। जो कुछ वक्त कबल जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें उन्होंने स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को क्लोज करने की बात की थी, और डिपार्टमेंट्स बंद होने की वजह से हमारे बहुत सारे खिलाड़ी बेरोजगार हुए। अगर हम क्रिकेट की बात करें तो डिपार्टमेंट बंद हो गए, बहुत से खिलाड़ी बेरोजगार हुए, बल्कि खिलाड़ी नहीं, मैनेजमेंट में भी डिफरेंट कैपेसिटी में काम करने वाले लोग जो हैं बेरोजगार हो गए। और हम ये जानते हैं कि उस वजह से बहुत सारे लोग क्रिकेट छोड़ के कुछ पाकिस्तान से बाहर चले गए, कुछ में बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है कई लोग इवन मजदूरी करने, रिक्शा चलाने, ऑफिस बॉय की जॉब करने के लिए भी तरसते रहे, क्योंकि उन्होंने सारी जिंदगी क्रिकेट के लिए और क्रिकेट के अलावा उन्हें कुछ आता नहीं था। तो जब उनका रोजगार खत्म हो गया तो उनको जो भी कुछ सामने आ रहा था उसको वो काम करने की कोशिश कर रहे थे। तो काफी ज्यादा क्रिकेट ने उस मद में स्ट्रगल भी हमने करते हुए देखा है। अब बात हो चली है डिपार्टमेंट क्रिकेट की बहाली की, इसके हवाले से हमने एक नोटिफिकेशन भी रिसेंटली देखा था। इसी पे हम अपने गेस्ट खुर्रम शहजाद अवान साहब से बात करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, एक तो मैं आपसे पहले ये जानूंगा कि डिपार्टमेंट बंद होने से नुकसान क्या हुआ हमारे खेलों को, और अब कितनी ये मस्बत बात है कि डिपार्टमेंट की बहाली से अब फिर बातचीत चल रही है, बल्कि अब तो नोटिफिकेशन भी आ गया। देखें, डिपार्टमेंट क्रिकेट की बहाली तो बहुत खुशाइन इकदाम है। स्पेशली मैं इसका अप्रिशिएट देता हूँ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब को कि उन्होंने ये बहुत सारा इनिशिएटिव लिया। 2019 में जब कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुआ, जब गवर्नमेंट चेंज हुई, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई, तो उसमें 2 नॉमिनीज़ थे। आपको पता है जब गवर्नमेंट चेंज होती है तो पैटर्न चीफ प्राइम मिनिस्टर होते हैं, तो उन्होंने एहसान मानी साहब और असद अली खान साहब को रखा है। फिर उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उन्होंने जो थी डिपार्टमेंट क्रिकेट को उन्होंने बंद कर दिया। उस रीजनल सिस्टम था, रीजनल सिस्टम भी क्लोज़ हो गया। 6 आपको पता है एसोसिएशन की टीम उसके अंदर बनी जो आज चल रहा है सिस्टम। और जो डिपार्टमेंट्स थे, मोर देन 1000 जो प्लेयर्स थे वो बेरोज़गार हुए। मीन्स वो 1000 प्लेयर नहीं थे, उनकी फैमिलीज़ थी। फिर रीजनल क्रिकेट बंद होने से मोर देन 253 जो ग्राउंड्समैन थे, जो पुअर ग्राउंड्समैन जो होते हैं, अपना माली थे, क्यूरेटर्स थे, हेड क्यूरेटर्स थे, वो लोग बेरोज़गार हुए। और जहाँ तक अगर देखा जाए डिपार्टमेंट के हवाले से, जो भी आप कह रहे हैं, डिपार्टमेंट जो है एक फाइनेंशियल सपोर्ट होती है बहुत अच्छी, क्योंकि देखें रीजनल क्रिकेट हो गई, वहाँ से प्लेयर आते हैं, प्रमोट होकर आता है। क्लब क्रिकेट है, क्लब क्रिकेट जो है एक असल मेन स्टेक होल्डर होते ही आपके क्लब क्रिकेट वाले हैं, क्योंकि एक प्लेयर को प्रोड्यूस करते हैं, फाउंडेशन रखते हैं, वो प्लेयर ग्रूम अप होता है, फिर वो रीजन खेलता है, रीजन से फिर एक अच्छा प्लेयर बन के डिपार्टमेंट उनको ओन कर लेते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल तौर पे आपको पता है बहुत अच्छा पे करते हैं। फिर थर्ड वन जो 2014 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो था क्रिकेट फ्रेंडली था। उसके अंदर आपकी रीजनल क्रिकेट भी थी, डिपार्टमेंट क्रिकेट भी थी, आपके ग्रेड 1 भी थी, ग्रेड 2 भी थी। डिपार्टमेंट्स में आपके ग्रेड 1 में भी खेल रहे थे, ग्रेड 2 में भी खेल रहे थे काफ़ी सारे प्लेयर्स जो है ना, तो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल तौर पे था।
और थर्ड वन अभी इनको 2014 का कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इसको भी बहाल करना चाहिए। अगर ये भी बहाल करते तो बड़ा खुशाइन इकदाम होगा, इससे रीजनल क्रिकेट भी बहाल होगी। फिर आपकी जो ग्रास रूट क्रिकेट है जो इस वक्त पाकिस्तान में ऑलमोस्ट तकरीबन ना होने के बराबर है, क्योंकि बीच में कोविड भी आया था, उसके बाद तो बिल्कुल ही नहीं हुई। और सबसे जो बड़ी क्लब क्रिकेट जो इवेंट हुआ था वो था फजल महमूद क्लब क्रिकेट चैंपियनशिप। 2017 में भी हुआ था, 2018 में भी हुआ था। व्हेन दैट टाइम आई वाज इन कदाफी स्टेडियम, तो दोनों में उसमें मैं पार्ट अच्छा, इस पर मजीद भी बात करते हैं। जो डिपार्टमेंट क्रिकेट की बात हो रही है, इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहाँ से? अच्छा, ड्रॉप होगी कॉल। अच्छा, आज हमारी ना जिससे कैचेस ड्रॉप हो रही है ना न्यूजीलैंड में, इस तरह आज कॉल भी ड्रॉप हो रही है, इस तरह कॉल भी ड्रॉप हो रही है। खैर, डिपार्टमेंट क्रिकेट के हवाले से बात चल रही थी। जैसे व्यूअर्स, में छोटा सा किस्सा आपके सामने रखता हूँ कि कुछ डिपार्टमेंट ऐसे थे कि वो 6-6 लाख रुपए भी तनख्वाह दे रहे थे अपने प्लेयर्स को, यानी जो आपके एलीट प्लेयर्स हैं ना उनको दे रहे थे। अब आपका जो सिस्टम इस वक्त है वो शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ, मुझे एग्जैक्ट अमाउंट अभी याद नहीं है, 1.5 लाख या 1.25 लाख शायद मैक्सिमम कमोपेश वो एक अमाउंट है जो आप एक सबसे हाईएस्ट कैटेगरी को दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो 6 लाख की जो अमाउंट है जो आप सबसे एलीट उसको एक डिपार्टमेंट दे रहा था, ये इसके करीब जो अमाउंट थी, वो पहुंचते पहुंचते शायद आपको 3 साल लग जाए, 4 साल लग जाए, 5 साल लग जाए। तो कहने का मकसद ये है कि कभी उस चीज़ को ख़त्म नहीं किया जाता जो आपका एक सोर्स हो। यानी पहले इशू ये होता था कि रीजन सिस्टम में हमें थोड़ी ज़्यादा शिकायत होती थी कि थोड़ी सिफारिश आ गई, या नेपोटिज्म है, या ये मसाइल हैं, वो मसाइल हैं। लेकिन डिपार्टमेंट क्रिकेट ऐसी हुआ करती थी कि जिसमें आपका मेरिट होता था, क्योंकि डिपार्टमेंट पैसा लगा रहा है और उसने उससे जीतना भी है और अर्न भी करना है, क्योंकि वो सरकारी तो है नहीं, प्राइवेट डिपार्टमेंट्स थे। और आप वो चीज़ बंद हो गई जो मतलब आपके, मैं एक बार खुरम शहजाद साहब आपके होते का फ़ायदा भी उठाता हूँ। मैं एक बार इसी टॉपिक पे राशिद लतीफ़ साहब, पाकिस्तान के साबिक कप्तान, उनसे बात होती है, आपके भी बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। उन्होंने मुझे कहा कि पाकिस्तान ने कभी डिपार्टमेंट क्रिकेट को हल्कों ने उतना संजीदा लिया ही नहीं कि जितना लेना चाहिए था। यानी आपको पता है वो पॉडकास्टिंग अथॉरिटी से भी जो मुंसलिक रहे, तो उन्होंने कहा कि उनके एक बड़े हेड थे, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा यार तुम कहो तो इतना पैसा था कि पीसीबी को ले लें। कहने का मकसद ये था कि इतना पैसा था, उन्होंने कहा डिपार्टमेंट एक ऐसी कान है सोने की जिसको उस तरह से कुरेदा ही नहीं किया। यानी कि आप उनसे तो इतना बजट ले सकते हैं उनको मिला के साथ कि आप तो अपनी क्रिकेट में इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्राउंड्स वो अपने खड़े कर सकते हैं। तो आप समझते हैं कि उस तरह से डिपार्टमेंट का फायदा नहीं उठाया क्या कि जिस तरह से उठाना चाहिए था? नहीं, बिल्कुल जो राशिद भाई ने बात की उसको मैं सेकंड करता हूँ, क्योंकि मैं खुद डिपार्टमेंट्स के साथ रहा हूँ, यूबीएल के साथ भी मैं रहा हूँ, एज एनालिस्ट रहा हूँ, अपना पीटीवी के साथ भी रहा हूँ, फिर डॉलर ईस्ट हो गए हैं, ZTBL। तो ख़ासकर जब ये पॉडकास्टिंग में थे तो ही वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने प्लेयर्स को परमानेंट बेसिस पे प्लस मेडिकल अलाउंस के साथ और हाई सैलरीज पे इंडक्ट किया था, जिसमें बड़े बड़े नाम थे, आसिम कमाल थे, खुरम मंजूर, शादाब कबीर, मोहम्मद समी, देयर नंबर ऑफ प्लेयर्स। और वो उसी की मनूने मिन्नत जो दूसरे जो डिपार्टमेंट्स थे उनको देखते हुए स्टेट बैंक ने भी बड़ी हाई सैलरीज देना स्टार्ट कर दी। फिर कंपटीशन में आ गए, UBL आ गए, HBL आ गए। और सही बात है कि डिपार्टमेंट के अंदर जो है स्पोर्ट्स जो डिपार्टमेंट्स थे, नेशनल बैंक, इनका अपना प्रॉपर एक ग्राउंड भी बना हुआ है, आपने देखा है, UBL का बना हुआ है। अभी स्टेट बैंक ने स्टेट ऑफ द आर्ट एक स्टेडियम बनाया है, बहुत ज़बरदस्त फैसिलिटीज़ हैं जिसमें आपके मैचेस भी होते हैं क्रिकेट बोर्ड के जो है। तो कहना ये चाहिए कि डिपार्टमेंट क्रिकेट अब आई है तो प्लेयर्स के लिए भी बहुत अच्छी खुशाइन इकदाम है। जो क्रिकेट छोड़ के चले गए थे, जो एक मायूस हो गए थे प्लेयर्स, जो स्पेशली देखें आप क्रिकेट आजकल क्रिकेट जो है ना, खाली सिर्फ क्रिकेट आपने खेलना नहीं होता, उसके साथ आपका खाना पीना, बैट, क्रिकेट गियर्स, आपको पता है हर चीज़ महंगी है, जिस तरह से महंगाई है पाकिस्तान के अंदर। और दूसरी चीज़ ये है कि एक फाइनेंशियल सपोर्ट जो मेन चीज़ होती है, आप न्यूट्रिशन प्लान है आपका फास्ट बॉलर्स के लिए, सिर्फ उसने बॉलिंग तो नहीं करनी ना, उसने खाना पीना भी अच्छा है, बिल्कुल ऐसे। फिर थर्ड वन ये है कि डिपार्टमेंट के आने से अभी मैं जितना देखा है रिसेंटली प्लेयर्स खुश हैं, और आपके जो लड़के क्रिकेट छोड़ के चले गए थे वापस आए हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि जब डिपार्टमेंट बंद हुई तो मेजॉरिटी लोग, कोई फूड पांडा पे काम कर रहा था, कोई अपना डिलीवरी पे चला गया, फिर थर्ड वन जैसे मजदूरी पे चले गए। तो इस तरह का जो इकदाम था वो अच्छा इकदाम नहीं था। अच्छा खुरम भाई, एक क्वेश्चन मैं आपसे करूंगी इसी हवाले से डिपार्टमेंटल क्रिकेट से, फिर हम PGL पे चलेंगे। जिस तरह से हम हर कोई एक्साइटेड है कि डिपार्टमेंट्स खुल रहे हैं, लेकिन डिपार्टमेंट्स क्या उस तरह एक्टिवली दोबारा से इन्वेस्ट कर सकेंगे? क्योंकि गवर्नमेंट चेंज होती है, PTI की गवर्नमेंट आती है या खान साहब की गवर्नमेंट आती है, तो उनको एक डर तो होगा कि दोबारा से डिपार्टमेंट्स जो है वो बंद हो सकते हैं। देखिए, अभी प्राइम
पैटर्न इन चीफ हैं, उन्होंने इनिशिएटिव लिया है। उनके पास खाली आप क्रिकेट के प्लेयर्स नहीं गए थे, आप हमको पता है कि दूसरे एथलीट्स भी थे। अभी रिसेंटली बर्ड्स वगैरह जो जीत कर आए हैं, उन्होंने भी जाके बहुत इस चीज़ को फोर्स किया था। फिर इसके अलावा जो दूसरी आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर MRC भी चल रही है, मूवमेंट और रेस्टोरेशन एंड क्रिकेट एंड एसोसिएशन, वो भी काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं इसके ऊपर 3-4 साल से। तो इन सब ने काफ़ी बार बार हर प्लेटफॉर्म पे इस चीज़ को उजागर कर रहे थे कि डिपार्टमेंट क्रिकेट बहाल होना चाहिए, और साथ में ये है कि 2014 का जो कॉन्स्टिट्यूशन वो भी बहाल होना चाहिए। क्योंकि जो खान साहब जब आए थे, उन्होंने क्रिकेट इम्पोज की थी, वो डायनामिक्स थोड़े से डिफरेंट है। ऑस्ट्रेलिया की अगर आबादी पाकिस्तान से कंपेयर की जाए तो बहुत कम है। पाकिस्तान की मोर देन 22 करोड़ आबादी है, यहाँ की डायनामिक्स डिफरेंट है। वहाँ की आपको पता है 6 टीमों का सिस्टम इंप्लीमेंट किया जाता है, पर पाकिस्तान में एप्लीकेबल नहीं है। एप्लीकेबल, इस पे मजीद भी कुछ मारिया के सवाल हैं जूनियर लीग के हवाले से भी हमारे गेस्ट से, लेकिन इस वक्त चूंकि छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से लौट कर आते हैं तो फिर देखते हैं कि मारिया क्या पूछेंगे। वेलकम बैक जनाब, और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम स्पोर्ट्स मैक, और हम बात करेंगे अब पाकिस्तान जूनियर लीग की। खुरम भाई, आप बताइएगा कि जूनियर लीग के हवाले से पहले बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हो रहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा भी लगा रहा है। अब जब लीग के कुछ मैचेस हो चुके हैं, अब जो कुछ टैलेंट हमें सामने नज़र भी आ रहा है, तो इस हवाले से PCB के इस इनिशिएटिव को किस तरह से देख रहे हैं? देखें, जब बाकी जो हो रही है अभी जूनियर प्रीमियर लीग, उसके 2-3 मैचेस मैंने भी रिसेंटली फॉलो किए हैं। स्पेशली बहुत अच्छे उसमें से थोड़े से प्रोडक्ट सामने आई है। 2-3 फास्ट बॉलर बहुत अच्छे आए हैं मर्दान के, और विकेट कीपर बहुत अच्छे आए हैं। अभी आपने जिक्र किया राशिद भाई का, जो राशिद भाई जिस तरह के वन ऑफ द बेस्ट विकेट कीपर रहे थे, उनकी जो एजिलिटी थी जब वो कैच करते थे ड्राइव लेके दूसरी से तीसरी स्लिप में भी जाके, तो इस तरह की एक प्लेयर के अपना विकेट कीपर के अंदर एबिलिटी नज़र आई है। और थर्ड वन जो आपने इन्वेस्टमेंट के हवाले से की है, उसका तो बहुत ही ज़्यादा आपको पता है सोशल मीडिया पे और उसका चर्चा चल रहा है कि बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट की है। अब लेट्स सी इसका आउटकम क्या आता है, क्योंकि देखें पाकिस्तान के अंदर पैरेलल आपकी अंडर-19 लीग्स भी हो रही होती हैं, अपना टूर्नामेंट्स हो रहे होते हैं, उसके अंदर भी प्रोडक्ट है। अब ये जो PSL की जो टीम्स हैं, टीम ऑनर्स हैं, जो फ्रेंचाइज के जो स्टाफ है, कोचिंग स्टाफ है, वो भी इसको फॉलो कर रहा है। लेट्स सी अब जब एंड होगा तो रिजल्ट तो एंड के बाद ही पता चलता है। बिल्कुल जी। और जनाब, इंग्लैंड की जो टीम है, उन्होंने पाकिस्तान के लिए जो टेस्ट सीरीज खेली है, उस स्क्वाड का अनाउंसमेंट हो चुकी है। पिंडी में पहला टेस्ट मैच जो है वो खेला जाना है, तो टेस्ट स्क्वाड में एक दफ़ा आप लोगों के साथ शामिल भी कर लेती हूँ। बेन स्टोक्स जो है वो कैप्टन है, हैरी ब्रोक, जेमी ओवर्टन, जैक क्रोली, बेन डकेट, ओले रॉबिन्सन, कीटन जेनिंग्स, लियाम लिविंगस्टोन, जेम्स एडमसन, ओले पॉप, विल जैक्स, मार्क वुड, जॉय रूट, बेन फॉक्स और जैक लीच। ये स्क्वाड है जी पाकिस्तान के खिलाफ खेलने वाली इंग्लैंड की टीम जो टेस्ट मैच खेलेगी। अहमर से पूछते हैं कि अहमर कितना एक्साइटेड होंगे जेम्स एंडरसन को बॉलिंग करते हुए पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, और वो भी बाबर आजम को। जी अहमर, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ये वाहिद आदमी है, यानी वाहिद प्लेयर है इंग्लैंड के जो कि इससे पहले पाकिस्तान आ चुके हैं। 2005 में एशेस जीतने के बाद जब इंग्लैंड की टीम 2005 के दौरे पे पाकिस्तान आई थी, तो ये खेले तो कोई मैच नहीं थे, लेकिन ये स्क्वाड कैसा थे, और अगर आप इसको इंटरनेट पर ढूंढेंगे तो आपको वो तस्वीर भी जेम्स एंडरसन की मिल जाएंगी। और चलें कॉल ले लेते हैं पहले, और कॉल के बाद इसी बात गुफ्तगू को आगे लेके चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहां से? जी अस्सलाम वालेकुम, आपकी कॉल जी, नाम बताइए, कौन कहां से? मैं आपको बहुत अच्छे प्लेयर का नाम बताता हूँ। देखिए, हमारे पास हैदर अली हमारा तगड़ा प्लेयर है, उसको रखना चाहिए आसिफ अली को। और इसके अलावा हमारे पास स्पिनर बॉलर, मैं तो कहता हूँ शिदात की जगह बिलाल असद हमारा अच्छा स्पिनर बॉलर है। आप उसको फाइनेंस करें बिलाल असद को, ताकि हमारे तगड़े स्ट्रॉन्ग प्लेयर आए। मोहम्मद इरफान को चले, उसको लास्ट मैच उसको खाना चाहिए, ताकि वो उसका दिल ना बड़ा हो, क्योंकि जो प्लेयर होता है उसको लास्ट मैच तो देते हैं। लेकिन हमारे पास इतना प्यारा बॉलर अभी भी जो मोहम्मद इरफान है, उसको T20 खाना चाहिए सर। अच्छा, प्यारा बॉलर, मैं समझा पता नहीं कुछ सुर्खी पाउडर लगा कर। अच्छा चलें, बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू। अच्छा जी, चलें, आपका शुक्रिया। बिलाल आसिफ की आपने बात की, लेकिन रिसेंटली कोई इस तरह के वो कोई ऐसे ना आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस उन्होंने दी है। मैं ये नहीं कहता कि वो बॉलर बुरे हैं, अच्छे बॉलर हैं, लेकिन ना कोई इस तरह के है। तो क्रिकेट जो जम्पशंस भी नहीं होती, वो रिकॉर्ड्स के ऊपर, स्टैट्स के ऊपर चलती है। तो खैर बहरहाल आपकी राय, इसका बहुत सारा एहतराम है जी। हम गुफ्तगू कर रहे थे, तो मैं बात कर रहा था कि जब स्पेशली पहला टेस्ट रावलपिंडी 1 दिसंबर से स्टार्ट होगा, ये बहुत बड़ी बात है। 17 साल बाद इंग्लैंड पाकिस्तान आ रहा है।
पाकिस्तान के बड़े वेन्यूज़ को टेस्ट क्रिकेट मिली है, फिर ओडीआई क्रिकेट भी है, फिर T20 क्रिकेट आगे जो बाकी टीम्स भी आके खेलेगी। कहने का मकसद ये है कि ये बहुत बड़ी बात है कि अभी इंग्लैंड अभी इस दौरे में टेस्ट क्रिकेट खेलेगी। इतने बड़े सुपरस्टार जिनकी हम बात करते हैं, खुर्रम शहजाद साहब जैसे, जेम्स एंडरसन हैं, जोए रूट हैं, बेन स्टोक्स हैं, मतलब तकरीबन एक दो नाम सिर्फ नहीं है, जैसे जो ज़ाती अपनी फैमिली की कुछ मसरूफियात की वजह से ब्रॉड नहीं आ रहे हैं, ये एक तो प्लेयर अवेलेबल नहीं थे, बाकी इंजरी की वजह से कुछ प्लेयर्स नहीं थे, बाकी तो ऑलमोस्ट इसके अंदर मैं जेम्स एंडरसन का जरूर मेंशन करना चाहूँगा। वन ऑफ द बेस्ट फास्ट बॉलर हैं, 667 विकेट्स ले चुके हैं एट द एज ऑफ 40। फास्ट बॉलर के लिए 40 साल की एज में टेस्ट क्रिकेट को कंटिन्यू करना ये एक एग्जांपल है। स्पेशली देखें आपके जो स्पिनर्स होते हैं ना, आप अगर पास्ट में भी एग्जांपल्स हैं, वो एट द एज ऑफ 40 तक जो है वो मतलब कैरी ऑन कर रहे होते हैं, जैसे शेन वॉर्न थे, मुरलीधरन थे। और फास्ट बॉलर के अंदर ऐसी कोई एग्जांपल नहीं है, ये मुझे फर्स्ट टाइम ऐसे नज़र आए हैं। ऐसे नजर आए, बिल्कुल ठीक है। मारिया, आपसे मैं पूछूंगा कि आप भी बड़ी क्रिकेट में मुतहर्रिक होती हैं, बहुत बड़ा दौरा है इंग्लैंड का ये, जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया का एक हिस्टोरिकल टूर हुआ 2022 में, और अब ये चूंकि दिसंबर में ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है, आपने क्या तैयारियां की हैं, क्या सोचा कि किस तरह से मैंने कवर करना है? बल्कि आप तो एक मिनट ठहरे जी, मुझे याद आया, मैं व्यूअर से माजरत चाहूंगा, आप तो ऑस्ट्रेलिया फ्लाई करते हैं, ये तो ऑस्ट्रेलिया होंगे, आप ऑस्ट्रेलिया जाके नहीं, ये आएगा ना टेस्ट, तो बाबर नहीं खेलने तो वापस आ जाएंगे ना, तब तक तो अहमर वापस आ जाएंगे। अच्छा, बात कर रहे थे हम जी इंग्लैंड के टूर की, और अहमर मुझे लगता है कि हम जब हम क्रिकेट फैन होते हैं तो अब आप शॉर्टेस्ट वर्जन जो है वो आप जो है वो देखना पसंद करते हो। T20 मैच देख लिया, वनडे देख लिया। शुरू में मुझे भी ये लगता था कि यार टेस्ट बहुत लंबा चलता है, लेकिन जैसे जैसे मेरी क्रिकेट में जिसे कहते हैं कि अगर मैं मैच्योरिटी की बात करूं तो जैसे जैसे मुझे अब जो है वो टेस्ट क्रिकेट बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में 5 दिन होते हैं आपके पास, जो आप स्टेडियम जाओ, आप हर चीज़ को एनालाइज करते हो, हर प्लेयर की 2 दफ़ा बारी आती है, और वो पूरा जो एक सिनेरियो बनता है। और स्पेशली पिंडी क्रिकेट स्टेडियम की मैं बात करूं तो टेस्ट को जिस तरह से पाकिस्तान पिंडी की आवाम सपोर्ट करती है, वो ऐसा कभी कोई मिसाल नहीं है। कराची में भी मैच होते रहे, लाहौर में भी टेस्ट मैच हुआ था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, लेकिन जिस तरह से पिंडी की आवाम एक डेड पिच पे वो एक मैच खेला जा रहा था, लेकिन फिर भी 5 दिन जो है वो ऑलमोस्ट हाउसफुल था, तो वो देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। और लगता है कि वो एक 5 दिन या वो 7 दिन जब वो आते हैं, प्रैक्टिस सेशन भी चल रहे होते हैं, तो वो एक फेस्टिविटी होती है जिसको हम सारे जो है वो उसको एंजॉय भी करेंगे, और फिर कराची में भी इंशाल्लाह जाके कवर भी करेंगे। जी, कुछ और न्यूज़ भी हम प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं, वक्त क्योंकि कलील है। जैसे आयरलैंड की जो वुमेन टीम है उसके टूर का ऐलान कर दिया गया है पाकिस्तान के लिए, जिसमें उन्होंने T20 मैचेस और ODI मैचेस खेलने हैं। 4 नवंबर से इस दौरे का आगाज़ करेंगे वो, 4, 6 और 9 नवंबर को ODI मैचेस खेले जाएंगे, जबकि 12, 14 और 16 नवंबर को वनडे मैचेस खेले जाएंगे। तो आयरलैंड की टीम का ये दौरा है पाकिस्तान पहली बार है, मोस्ट वेलकम। ये भी एक तारीखी दौरा है, तारीखी दौरा, इससे यकीनन हमारी क्रिकेट को ओवरऑल बहुत फ़ायदा होगा, और ख़वातीन जो हैं उनमें और देखने वाले व्यूअर्स में उसमें और मज़ीद शौक बढ़ेगा। इसके साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आज के प्रोग्राम के हवाले से मैं शामिल करना चाहूँगा जी, हॉकी के हवाले से। हमारा कौमी खेल हॉकी, जिसकी खबर तो ज़रा कम होती है, लेकिन चूंकि हमारा कौमी खेल है, हमारे दिल जुड़े हैं इस खेल के साथ, तो जो एक लड़ाई और कशमकश की सूरत इस तरह से है कि मज़ाक़ा खेज़ है कि खबर यह है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट से में हिस्सा लेने से रोक दिया गया है। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने PHF को NOC देने से इनकार कर दिया, और ख़त में ये वाज़े किया है कि हॉकी के हवाले से कायमा कमेटी के फैसला आने तक किसी भी किस्म के इवेंट में हिस्सा ना लिया जाए। सो अब मैं इसमें एक शॉर्ट सा कॉमेंट खुर्रम शहजाद अवान साहब से भी चाहूँगा कि ठीक है, आपकी कोई कमेटी है, कोई इंक्वायरी चल रही है, कोई आप अपनी एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है, फेयर इनफ, लेकिन कभी क्या ऐसा भी होता है कि आप नेशनल टीम को, जो आपका नेशनल स्पोर्ट्स है, उसको कहेंगे आप टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेंगे? देखें, पाकिस्तान में तो देखा जाए तो कौमी खेल तो हॉकी है, कुछ भी है वॉट एवर, पाकिस्तान का खेल कौमी खेल हॉकी है, पर पजीराई जो है क्रिकेट को दी जाती है, और दोनों के हेडक्वार्टर आपको पता है कि आमने सामने है। क्योंकि मैं 5 साल सर्व किया है, तो हॉकी वालों से बहुत ज़्यादा इंट्रैक्शन रहती थी, वहाँ जाके प्लेयर से भी मिलते थे, तो इस तरह के इनिशिएटिव नहीं लेना चाहिए, लेकिन नेशनल स्क्वाड को उनको ज़रूर जाने देना चाहिए। इससे देखें आप क्या मैसेज दे रहे हैं वर्ल्ड को कि आपकी नेशनल टीम वो जाके रिप्रेजेंट नहीं कर रही। अच्छा, से एक और छोटी सी बात, फिर बात में से बात निकलती है कि जैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है तो खुद कफील है, मतलब वो किसी के अंडर नहीं आता है, वो किसी ओलंपिक एसोसिएशन के अंडर नहीं आता, स्पोर्ट्स बोर्ड के अंडर नहीं आता है। टाइम ये नहीं हुआ कि हॉकी PHF को भी एक इस हवाले से जो है वो खुद कफील कर देना चाहिए, ताकि इस तरह के जो मसाइल हैं उनसे वो दो चार ना हो?
लेकिन जब तक मीर ज़फ़र साहब जमाली साहब थे, प्राइम मिनिस्टर थे, उनका बहुत खुद हॉकी की तरफ भी बहुत ज़्यादा रुझान था, वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट वगैरह करते थे। फिर उसके बाद से लेके अब तक जो है पाकिस्तान की हॉकी जो है ना टोटली डिक्लाइन की तरफ जाती रही है। पाकिस्तान ने जब 94 का वर्ल्ड कप जीता हॉकी में, शहबाज सीनियर थे, अभी रिसेंटली भी एक दिन जियो के साथ आए थे, देखा जा रहा था। एक छोटा सा जो शहर है गोजरा से, एंड गोजरा इज़ नोन फॉर ओनली हॉकी। हॉकी की जो टीम के अंदर अगर 11 प्लेयर खेल रहे होते, 9 प्लेयर होते ही गोजरा से थे और रिनाउंड प्लेयर वहाँ से आए। अब वहाँ भी ये हाल हो गया है कि गोजरा के अंदर भी वो जो फैसिलिटीज़ थी वो भी ख़त्म हो गई। राइट, गोजरा के अंदर फैसिलिटीज भी खत्म हो गई हैं जी। और एक और खबर बड़ी इंपॉर्टेंट कि पाकिस्तान फुटबॉल में तो आप रैंकिंग में बिल्कुल आखिरी जितने भी ममालिक खेलते हैं उनमें नजर आता है, लेकिन हमेशा जो स्ट्रीट जो वो चिल्ड्रंस फुटबॉल वर्ल्ड कप होता है उसमें पाकिस्तान अच्छी जगह पे फिनिश करता है, और इस बार भी ऐसा ही हुआ है जी। और जो स्ट्रीट चिल्ड्रन फुटबॉल है उसमें पाकिस्तान जो है उसने क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। मैं कुछ तफसीलात आपके सामने रखना चाहूँगा कि पाकिस्तान जो है वो 4 में से 3 गेम जीत गए और फुटबॉल के क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुका है जी। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस अब तक पाकिस्तान की स्ट्रीट फुटबॉल में चिल्ड्रंस ने दी है जी, और जिसमें तुफैल खान उन्होंने बोस्निया के खिलाफ बहुत आउटस्टैंडिंग खेल पेश किया और सेकेंड हैट्रिक पाकिस्तान ने स्कोर की, 3-0 से बोस्निया को शिकस्त दी थी। और इसके साथ और भी बहुत सारे नाम हैं जिसमें अगर हम बात करें तो फैल खान चिनवारी हैं, मोहम्मद अदील हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा किया, मोहम्मद अली हैं, उनका बड़ा ज़बरदस्त रोल रहा है। और कतर जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई गोल नहीं कर सका और पाकिस्तान ने 8-0 से कतर की टीम को शिकस्त दी है। तो जाते हुए सिर्फ एक बात, ये वक्त कलील रह गया कि जब आपके बच्चे हमेशा इस स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल वर्ल्ड कप में परफॉर्म अच्छा करते हैं, इसका मतलब ये है कि इस मुल्क में टैलेंट मौजूद है फुटबॉल के हवाले से भी। हम डिफरेंट सोशल मीडिया पे देखते हैं या कुछ टीवी चैनल्स पे शोज देखते हैं कि फुटबॉल के एनालिस्ट भी बहुत अच्छे हैं, जो नहीं है वो प्रॉपर फुटबॉल का सेटअप नहीं है, बस एक इक़्तिदार की जंग यहाँ भी नजर आती है। और खुरम शहजाद साहब, मेरे पास 1 मिनट बाकी है, कुछ अगर बात करना चाहें। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो फुटबॉल तो पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा पजीर आई है, स्पेशली कराची के अंदर पीपल स्टेडियम भी बना हुआ है। लियारी इज़ नोन फॉर जस्ट लाइक ब्राज़ील। कभी आपका जाने का इत्तेफाक हुआ हो या नहीं, मैं तो बहुत गया हूँ उस एरिया में क्योंकि जब वहाँ पढ़ रहे थे, रह रहे थे कराची में, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की फ़ुटबॉल जो है ना प्रमोट हुई है। और लास्ट टाइम भी आपको पता है ब्राज़ील में ये स्ट्रीट जो है चिल्ड्रन जो बच्चे वहाँ से विन करके आए थे। और फीफा ने लास्ट टाइम मुअत्तल कर दी थी पाकिस्तान की। फैसल सालेह हयात साहब जो हैं वो आपको पता है कि फ़ीफ़ा के रुकन भी रहे हैं, प्रेसिडेंट भी रहे हैं, उनका भी काफ़ी इनिशिएटिव रहा है पाकिस्तान को प्रमोट करने के लिए। फिर इन द एंड बात वही आती है, जब आपकी डिपार्टमेंट बंद हो गए हो तो हर चीज़ आपकी बंद हो जाती है। सिर्फ क्रिकेट इफेक्ट नहीं हुई थी, उसके अंदर आपके सारे खेल इफेक्ट हुए थे। हॉकी थी, फुटबॉल थी, बास्केटबॉल थी, टेनिस जो भी थे, हर चीज़ इफेक्ट हुई जी। और बहरहाल ये था आज का प्रोग्राम स्पोर्ट्स मैग। मारिया, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। खुरम शहजाद साहब, आपका वक्त निकालने का और अपने एनालिसिस देने का शुक्रिया। और खैर दोस्तों, हमारा प्रोग्राम तो हमने कोशिश की, ठीक है क्रिकेट पे ज़्यादा बात हुई क्योंकि क्रिकेट पे हमारा आवाम की दिलचस्पी बहुत है और ख़बरें इतनी ज़्यादा थी, और बाकी हमने साथ में दूसरे स्पोर्ट्स को भी कवर करने की कोशिश की स्पोर्ट्स मैग में। आई होप आपको आज के एपिसोड पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगली जुमेरात को फिर कुछ नए खबरों के साथ, कुछ नए दोस्तों के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अहमद नजीब और मारिया राजपूत को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।